नमस्कार टू ऑल द जेई एस्पिरेंट्स। भाई कैसे हो आप सब? कैसा जा रहा है दिवाली का ये वीक? अभी पढ़ाई में मन लग पा रहा है कि नहीं? सीटिंग बढ़ी कि नहीं आपकी? कमेंट सेक्शन में बताइए। तो भाई स्वागत है आप सबका अन अकेडमी जीत चैनल पे, क्योंकि अगर गर्दा उड़ाना है तो अन अकेडमी जीत पर आना है और अंकित सर से फन वे में मैथ्स पढ़कर ही जाना है। तो आज का जो टॉपिक है उसकी तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको लेकर चलूंगा आपके शहर में जो भी फेस्टिवल मेनली मनाया जाता होगा उसके उपलक्ष्य में जो मेला लगता है शहर में, या फिर फेयर कह लो, मेला कह लो, उसकी ओर। ठीक है, हमारे यार शहर में तो नवरात्र पे भी लगता है, दशहरा पे भी लगता है, दिवाली पे भी लगता है। ठीक है, तो आप सपोज करो कि आप एक मेले में जाते हो, आप नहीं, आपके साथ और भी दोस्त हैं, टोटल 8 पीपल्स आर देयर। आप सब जाते हो दिवाली कैसे या किसी भी त्योहार के ऐसे मेले में। वहां पर घुसते ही आपको बहुत सारे जो झूले हैं वो देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये व्हील है, आजकल ये बड़ा फैशन में आया है, ये वाला पता नहीं ये ऐसे टेढ़ा करके घुमाता है। भाई मैंने तो नहीं किया, इस पे मैं बैठा हूँ बहुत। तो ऐसे मेले में जाते हो, ठीक है। अब आपको वहां पर 5 झूले दिखाई पड़ते हैं। आपको वहां पर क्या दिखाई पड़ता है? 5 झूले दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, आप कितने बंदे हो? 8 बंदे हो। अब देखो, हर एक झूले का अपना एक अलग एक्सपीरियंस है, बट यहां पर क्योंकि ये झूले हैं, मैं ये मान के चलता हूं कि भाई पांचों आपस में क्या है, आइडेंटिकल हैं, और आप 8 लोग जो हो वो अलग अलग हो। तो अब यहाँ पे होना क्या है कि यहाँ पे केस में आपको ये बताऊंगा कि आप 8 जनों को इन झूलों में झूलना है, और इस प्रकार से झूलना है कि आप आठों में से मतलब सब जन एक ना एक बार तो किसी ना किसी झूले में बैठे। ठीक है, साथ ही साथ कोई जन एक से ज्यादा बार भी किसी झूले में बैठ सकता है। ओके, पर ऐसा कोई जन नहीं बचना चाहिए आप आठों में से जो किसी भी एक झूले पर नहीं बैठा। तो ये जो सिनारियो हुआ यहां पर, ये जो कहानी चली अभी कि 8 जनों को 5 आइडेंटिकल झूलों पे बैठना है, या फिर 5 आइडेंटिकल झूलों को 8 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होना है, और इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होना है कि एटलीस्ट एक जन एक झूले पर तो बैठ ही जाए। ठीक है, तो ऐसी जो कहानी है या ये जो सिनारियो मैंने आपके सामने पेश किया, दिस इज द हार्ट ऑफ द बेगर्स मेथड, जो कि है आज का हमारा टॉपिक। तो आपको पता है कि हम पढ़ रहे हैं परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, जिसका ये सेकंड लास्ट लेक्चर होने वाला है, जिसमें हम पढ़ेंगे बेगर्स मेथड, जिसमें आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अब इसमें बेगर्स मेथड इसका नाम क्यों पड़ा, चलो देखते हैं। ठीक है, तो बेगर माने इंग्लिश, ये तो इंग्लिश शब्द बेगर माने क्या होता है? भिखारी होता है। तो जो ऐसा सिनेरियो स्टडी किया गया कि मान लो आप कहीं जाते हो, आपके जेब में 20 सिक्के हैं, और वो सारे के सारे 20 सिक्के एक जैसे हैं, माने कि मान लो 1-1 रुपए की 20 सिक्के सेम, एकदम सेम। आपको वो 5 भिखारियों को डिस्ट्रीब्यूट करना है, और इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना है कि कोई कितने भी सिक्के पा सकता है। ये केस 1 हो गया कि मतलब कोई एक भिखारी ऐसा है जिसको एक भी सिक्का नहीं मिला। ठीक है, फिर एक सिनारियो ये भी बन सकता है कि आप सबको एक एक देना है, 5-5 देना है, ऐसे करके हम एटलीस्ट वाला कंडीशन भी इसमें ला सकते हैं। तो ऐसा जब डिस्ट्रीब्यूशन होता है जहां पर n नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स विच आर आइडेंटिकल, इनका कुछ लोगों में, कुछ ग्रुप्स में, कुछ बेगर्स में डिस्ट्रीब्यूशन होता है, यहां पे लगता है हमारा बेगर्स मेथड। ठीक है, तो इसको क्वेश्चन से ही कर लेंगे, बहुत आसान है, बहुत शानदार है, पूरा का पूरा लॉजिक पे चलने वाला है, और इससे हम इक्वेशंस विथ मोर देन वन वेरिएबल सॉल्व कर लेंगे। देखो कैसे, इंटीग्रल सॉल्यूशन वाले, तो वो वाला पार्ट भी करेंगे। उससे भी जेईई मेन में क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट बेगर्स मेथड से भी क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन में कहीं भी नहीं लिखा होगा कि भैया बेगर्स मेथड लगाओ, आपको समझ जाना है कि कब लगाना है, कब नहीं लगाना है, कब ऐसे क्वेश्चंस आसानी से हो जाएंगे। तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन हाउ मेनी वेज कैन वी डिस्ट्रीब्यूट 8 आइडेंटिकल कॉइन्स। 8 आइडेंटिकल कॉइन्स मतलब एकदम एक जैसे हैं, टू 4 बेगर्स, 4 बेगर्स में, भिखारियों में बांटने हैं, सो दैट ईच बेगर कैन रिसीव एनी नंबर ऑफ कॉइन, ताकि हर जो भिखारी है वो कितने भी सिक्के पा सकता है। तो यहाँ पे सिनारियो क्या हुआ, एनी नंबर ऑफ कॉइन, क्या मतलब हुआ कि मान लो 4 बेगर हैं, 3 भिखारियों को कुछ भी नहीं मिला, और चौथे वन को 8 मिल गए। ये भी हो सकता है कि चारों को ही कुछ नहीं मिला, ये हो सकता है 2-2-2-2, तो मतलब बहुत अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर बन सकते हैं। तो देखो बेगर्स मेथड का क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व होता है, क्योंकि यहाँ पे आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। तो देखो स्टेप 1 क्या होता है, इंट्रोड्यूस फेक आइडेंटिकल कॉइन, वन लेस द नंबर ऑफ बेगर्स। पहले आप देख लो कि कितने भिखारी हैं हमारे पास, तो 4 हैं, उसमें से एक कम, माने 3 आप फेक सिक्के इंट्रोड्यूस कर दो, फेक आइडेंटिकल सिक्के इंट्रोड्यूस कर दो खुद से। तो आपने 3 फेक
आइडेंटिकल कॉइन इंट्रोड्यूस कर दिए। अब स्टेप 2 क्या है, अरेंज दीज फेक कॉइन्स अलोंग विद द रियल कॉइन्स। इन फेक कॉइन्स को जिसको आपने अभी जस्ट इंट्रोड्यूस किया, इसको रियल कॉइन्स के साथ आपको अरेंज करना है टू गेट द नंबर ऑफ वेज इन विच द डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी डन। और इसका अगर आप नंबर ऑफ वेज निकाल लिए इस अरेंजमेंट का, तो आप टोटल नंबर ऑफ वेज निकाल लोगे कि 8 आइडेंटिकल कॉइन्स को 4 बेगर्स में कितने तरीकों से डिस्ट्रीब्यूट किया जाए कि हर एक भिखारी के पास कितने भी सिक्के आ सकते हैं। तो देखो 8 तो हमारे पास आइडेंटिकल है, यहां बना देता हूं 1 2 3 4 5 6 7 8, और 3 हमने फेक इंट्रोड्यूस कर दिए बच्चों। जितने भिखारी होते हैं उससे एक कम करने हैं, ठीक है। तो ये देखो क्या हो गया, 8 आइडेंटिकल, और यहां पे 3 आइडेंटिकल। तो देखो बच्चों ये वाला जो अब कहानी बनी इसके आगे की, ये है परम्यूटेशन ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। ये मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है, अगर नहीं देखा तो इसके बाद जाकर देख लेना, अभी भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहां पर मैं लिंक डाल दूंगा। तो ये हो गया परम्यूटेशन ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट, मतलब ये 8 सिक्के एक प्रकार के, ये 3 सिक्के एक प्रकार के। अब देखो टोटल कितना हुआ, 8 + 3 11, तो ये हो जाएगा 11 फैक्टोरियल। अपॉन में हमने देखा था परम्यूटेशन ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट में कि जो चीजें एक प्रकार की होती हैं उतने फैक्टोरियल से हम डिवाइड कर देते हैं। तो ये 8 सिक्के एक प्रकार के हैं तो 8 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया, और फिर ये 3 सिक्के एक प्रकार के हैं तो 3 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया। तो इसका आंसर आ गया ये, इसका जो आंसर आया वो आ गया ये, ठीक है। अब इसको देखो और किस तरीके से लिख सकते हैं, ये जो आंसर आया इसको और किस तरीके से लिख सकते हैं बच्चों। तो बोलोगे सर 11C3 भी तो लिख सकते हैं, इसको 11C3 भी तो लिख सकते हैं, क्योंकि अगर कॉम्बिनेशन की डेफिनेशन लगाओगे तो ऊपर 11 अपॉन 3 फैक्टोरियल, फिर 11 - 3 8 फैक्टोरियल, तो ये भी तो लिख सकते हैं। मतलब बेसिकली 11 लोगों में से 3 का हमने सिलेक्शन किया, कॉम्बिनेशन बनाया, ठीक है। तो ये यहाँ पे कहानी चल रही है, इस तरीके से बेगर्स मेथड का क्वेश्चन हमारा होने वाला है। बहुत इजी है, बहुत ज्यादा इजी है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं थ्योरम 1, इसी में जो हमने जस्ट देखा उसी के ऊपर एक थ्योरम बना देते हैं कॉमन सा, मतलब बेसिकली ये आपको देखने को मिलेगा, पर आपको इसको याद रखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे देखो ये जो समझ लेंगे, नंबर ऑफ वेज टू डिस्ट्रीब्यूट n आइडेंटिकल कॉइन्स अमंग r पर्सन। n आइडेंटिकल कॉइन्स को r पर्संस के अंदर या बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, सो दैट ईच में गेट एनी नंबर ऑफ थिंग्स। कोई भी पर्सन कितने भी सिक्के पा सकता है, वही केस है पिछले क्वेश्चन वाला कि कोई भी भिखारी कितने भी सिक्के पा सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि वो एक भी सिक्का ना पाए, वो एक सिक्का पा जाए, 2 सिक्का पा जाए, या 8 सिक्के पा जाए, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या होगा कि n नंबर ऑफ थिंग्स को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना विच आर आइडेंटिकल। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे n सिक्के बना दिए। ये कितने हैं, n आइडेंटिकल कॉइन्स, ठीक है भाई, अभी तक कोई दिक्कत नहीं है। अब इनको डिस्ट्रीब्यूट कितने लोगों में करना है, माने बेगर्स कितने हैं, तो बोलोगे r पर्सन है सर। तो हमें फेक कॉइन कितने इंट्रोड्यूस करने होते हैं, r-1। तो यहां पर 5 5 5 5 ये फेक कॉइन्स हमने इंट्रोड्यूस कर दिए, और कितने किए, r-1 फेक आइडेंटिकल कॉइन्स, ये हमने इंट्रोड्यूस कर दिया बिना किसी दिक्कत परेशानी के, ठीक है। तो अब क्या होगा, हमने कैसे किया था कि इसको जोड़ दो, ये टोटल नंबर ऑफ वेज हो गए, तो n + r-1 फैक्टोरियल। अब अपॉन में क्या होगा, यहाँ पे होगा n फैक्टोरियल, क्योंकि ये एक प्रकार के अलाइक हैं और ये दूसरे प्रकार के अलाइक हैं, तो r-1 फैक्टोरियल। अब देखो बच्चे इसको और कैसे लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं मैं n + r-1 फैक्टोरियल, और यहाँ पे तो n फैक्टोरियल ही रहने दो, ठीक है। तो n + r-1 और माइनस r+1, ठीक है, फैक्टोरियल। देखो यहाँ पे मैं करना क्या चाहता हूं, मैं दिखाता हूं, अभी आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कर रहा हूं। यहाँ पे हो जाएगा r-1 ही फैक्टोरियल रहने दो, ठीक है। इसको जब सॉल्व करोगे r से r कट जाएगा, 1 से 1 कट जाएगा, तो n फैक्टोरियल को ही बेसिकली मैंने इस तरीके से लिख दिया, n फैक्टोरियल को ही मैंने इस तरीके से लिख दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे n + r-1 है, देखो यहाँ पे भी n + r-1। इस वाले पार्ट को मैं क्या लिख सकता हूं, यहाँ पर अगर मैं इसको, मुझे क्या करना पड़ेगा, माइनस में करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब देखो समझ में आया क्या हुआ, ये देखो NCR का फॉर्मूला बन गया। कैसे, क्या होता है NCR, n फैक्टोरियल ऊपर अपॉन
आर फैक्टोरियल और n माइनस आर फैक्टोरियल। तो यहाँ पे n पूरा क्या है, n प्लस आर माइनस वन फैक्टोरियल है। ये हमारा आर फैक्टोरियल माने आर माइनस वन फैक्टोरियल और यहाँ पे n माइनस आर फैक्टोरियल हो रहा है। ठीक है, तो इसको और क्या लिख सकता हूं, जो यहाँ पे ऊपर लिखा है n प्लस आर माइनस वन सी आर माइनस वन। देखो यही आया है, इस तरीके से आया है बेगर्स मेथड से। समझ गए? ठीक है, ये एकदम क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं भाई, हम लोग क्या करते हैं, आपके काम की बात कर लेते हैं। तो अभी आपको पता है कि जस्ट दिवाली बीती है। ठीक है, अनअकैडमी बहुत सारी शानदार गिफ्ट्स और सरप्राइजेस लेकर आया है आपके लिए। जो भी मेरे जेई 2025 के जनवरी या अप्रैल अटेम्प्ट के स्टूडेंट्स हैं, इवन 26 वाले भी, उन सबके लिए है ये। क्योंकि जो हमारा प्रीमियम सब्सक्रिप्शन है आइकॉनिक और प्लस का वेबसाइट और प्लेटफॉर्म पे, उस पे आपको मिलेगा एक्सक्लूसिवली 55% ऑफ। ठीक है, कोड क्या यूज करना है आपको, अगर वहां पे जाते हो आपको सब्सक्रिप्शन लेना है तो आपको कोड यूज करना है AV99। तो आपको ये ऑफ आराम से मिल जाएगा ये कोड यूज करते ही। ठीक है, तो अगर आपको लेना है सब्सक्रिप्शन, क्योंकि वहां पे डिटेल में पढ़ाई होगी, क्वेश्चंस भी डिटेल में लगाए जाएंगे और पूरा प्रॉपर से आपको वहां पे मटेरियल भी मिलेगा। ठीक है, तो ये है 55% ऑफ और दिस इज द कोड। अब आगे बात की जाए तो ये चल रहा है क्रैश कोर्स। ये उन बच्चों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है जो अभी शायद शुरू किए हैं जस्ट पढ़ना। तो इस क्रैश कोर्स में डिटेल 0 to 100 आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स अलॉन्ग विद क्वेश्चन कराए जाएंगे। 3 अलग अलग क्रैश कोर्स है, तीनों का अलग अलग कुछ स्पेसिफिकेशन है। किसी में क्वेश्चन अच्छे से कराए जाएंगे, किसी में थ्योरी पे ध्यान दी जाएगी, किसी में बेसिक क्लियर कराए जाएंगे। तो आपको अपने प्रेफरेंस के हिसाब से क्रैश कोर्स, इफ यू वांट टू गो फॉर इट देन यू कैन गो फॉर इट। ठीक है, वी विल मूव फॉरवर्ड एंड वी विल काउंटर अ क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन कह रहा है, इन हाउ मेनी वेज कैन 3 रिंग्स बी वॉर्न ऑन 4 फिंगर्स इफ एनी नंबर ऑफ रिंग्स कैन बी वॉर्न ऑन एनी फिंगर। कह रहा है 3 अंगूठियों को 4 उंगलियों पे किन तरीकों से पहना जा सकता है जब एक अंगूठी, मतलब बेसिकली कितनी भी अंगूठियां एक उंगली पे पहनी जा सकती हैं। माने कि तीनों की तीनों उंगली अंगूठी एक ही उंगली पे पहन लो, या 2 अंगूठी एक उंगली पे पहनो, या फिर एक पहनो या एक भी मत पहनो। सारे सिनारियोज आपके पास मौजूद है। तो पहला पार्ट क्या कह रहे हैं कि रिंग्स आर डिस्टिंक्ट, तीनों अंगूठियां अलग अलग है। माने कि रिंग 1 है, रिंग 2 है और रिंग 3 है। ठीक है, अब देखो जब आइडेंटिकल आया बच्चे, जब आइडेंटिकल आया तो ये तो बेसिकली परम्यूटेशन का ही क्वेश्चन हो गया। 3 अंगूठियों को जो कि अलग अलग हैं 4 उंगलियों पे अरेंज करना है। तो यहाँ पे तो पहले पार्ट में बेगर्स मेथड लगाने की भी हमें जरूरत नहीं है। तो ये वाला कैसे हो जाएगा, पहले पार्ट को मैं सॉल्व करता हूं। तो मान लो मैंने क्या किया, मैंने 3 अंगूठियों के लिए बना दिया। ठीक है, अब जो पहली अंगूठी है R1, इसके पास कितने ऑप्शंस है, तो बोलोगे सर 4 ऑप्शन है, चारों उंगली में से किसी में भी इसको पहना सकते हैं। तो चार ऑप्शन हो गए। अब रिंग 2 के लिए अगर बात करें तो अब देखो किसी भी उंगली पे कितनी भी अंगूठियां पहनी जा सकती हैं। ठीक है, तो रिंग 2 पे भी 4 ऑप्शन है, रिंग 2 के लिए भी चारों उंगलियों के ऑप्शन है। ये नहीं कि एक में पहले पहना दिया तो अब उसमें नहीं पहना सकता, मैं दोबारा उसी में पहना दूं, मेरी मर्जी, क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है, ये हो गया 4। और अगर रिंग 3 की बात करें तो ये भी क्या हो जाएगा 4। तो जो आंसर आने वाला है इस वाले पार्ट का वो क्या आएगा, 4 into 4 into 4 दैट इज 4 क्यूब। ये इसका हो गया पहले पार्ट का आपका सॉल्यूशन। बहुत इजी है, पुराना परम्यूटेशन का कॉन्सेप्ट लग गया। रिंग्स आर आइडेंटिकल, रिंग्स आर आइडेंटिकल। अब जो तीनों अंगूठियां हैं वो आइडेंटिकल है, माने आर है, आर है, आर है। ठीक है, आर है, आर है, आर है। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, हमें 3 अंगूठियों को 4 उंगलियों पे डिस्ट्रीब्यूट करना है। इन 4 उंगलियों को क्या मान लो कि एक 4 क्या है, बेगर्स हैं। ये 3 अंगूठियां क्या है, 3 सिक्के हैं। ठीक है, तो मतलब बेसिकली 3 हमारे पास रियल सिक्के हैं, 3 रियल आइडेंटिकल, 3 रियल आइडेंटिकल कॉइन्स। और देखो 4 भिखारी है, मतलब आर की वैल्यू कितनी है 4, तो आर माइनस 1 हमें फेक कॉइन्स रखने होते हैं। तो 3 में क्या कर दिया, फेक कॉइन्स इंट्रोड्यूस कर दिया, 3 फेक आइडेंटिकल कॉइन। अब तो समझ गए हो क्या लिखना है यहाँ पे। अब कैसे होता है ये, इन दोनों को जोड़ो तो 6 फैक्टोरियल अपॉन नंबर ऑफ रियल 3 फैक्टोरियल, नंबर ऑफ फेक 3 फैक्टोरियल। इसको और किस तरीके से लिख सकते हैं, बोलोगे सर 6 और C और 3, टोटल नंबर जो होता है रियल और फेक को जोड़ के, और नीचे क्या लिखते हैं, नंबर ऑफ बेगर्स माइनस 1, नंबर ऑफ बेगर्स माइनस 1। ये कहानी चलती है हमारी।
ठीक है, तो ये चल रहा है, या फिर नंबर ऑफ फेक कॉइन्स। तो 6C3 तरीकों से आइडेंटिकल रिंग्स को 4 उंगलियों पे पहना जा सकता है। यहाँ पे कोई भी कंडीशन नहीं थी, यहाँ पे कोई भी कंडीशन नहीं थी, एक उंगली पे कितने भी अंगूठियां पहनी जा सकती थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन तो हो गया। ओके, इन हाउ मेनी वेज कैन वी distribute 10 identical coins to 5 beggars such that at least each beggar receive at least 1 coin। अब देखो यहाँ पे कंडीशन आ गई, पिछले वाले केसेस में जो क्वेश्चन हमने किया उसमें कोई कंडीशन नहीं थी, एक भिखारी कितने भी सिक्के पा सकता था। यहां पर कंडीशन लग गई कि 10 आइडेंटिकल सिक्कों को 5 बेगर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है, एंड द कंडीशन इज कि हर भिखारी को, हर बेगर को एटलीस्ट एक सिक्का तो मिलना ही मिलना चाहिए। ठीक है, एक सिक्का तो मिलना ही मिलना चाहिए। तो जब ऐसा क्वेश्चन है कि एटलीस्ट एक सिक्का तो मिलना ही मिलना चाहिए, तो आप ये करो कि जितने भी भिखारी बैठे हैं उनको एक एक सिक्का पहले ही पकड़ा दो, उनको एक एक सिक्का पहले ही पकड़ा दो, ताकि जो एटलीस्ट 1 कॉइन वाली कंडीशन है ये खुद ब खुद सेटिस्फाई हो जाए। तो अब देखो 10 आइडेंटिकल कॉइन थी, 5 बेगर्स थे, एटलीस्ट 1 कर रहे हो तो एक 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 मतलब 5 सिक्के आपने पहले ही दे दिए, डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। बचे कितने? 5 आइडेंटिकल कॉइन बचे। अब हम इनको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे यूजिंग बेगर्स मेथड, क्योंकि हमने जो कंडीशन थी वो पहले ही सेटिस्फाई करा दी। तो देखो हमने 5 क्या किए आइडेंटिकल कॉइन हमारे पास रिमेनिंग है, 5 आइडेंटिकल कॉइन्स ये हमारे पास रिमेनिंग है। बेगर कितने हैं? 5। तो फेक कॉइन्स में कितने इंट्रोड्यूस करूंगा? तो बोलोगे सर 4 इंट्रोड्यूस कर देंगे। तो ये हो गए 4 फेक आइडेंटिकल कॉइन्स। तो जो टोटल नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे टू डू दिस विल बी 9 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व करके यू कैन गेट एन आंसर, यू कैन गेट एन आंसर। इसको और भी क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं सर 9C4, इसको लिख सकते हैं 9C4। ठीक है, इसको और क्या लिख सकते हैं? तो बोलोगे सर 10 -1 और C 5 -1। देखो यहां पे क्या किया मैंने क्या किया, जितने टोटल कॉइन्स थे जिनको डिस्ट्रीब्यूट करना था उसमें से एक घटा दिया, और जितने नंबर ऑफ बेगर्स थे उसमें से एक घटा दिया। ये क्यों किया? आंसर तो मेरा यही है, ऑप्शन आपको यही टिक करना होगा। जो आगे मैं चीज थ्योरम बताने जा रहा हूं उसके लिए ये किया। देखो थ्योरम 2 ये कह रही है कि अगर n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स को r पीपल में, r बेगर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है, और इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना है कि सबको एटलीस्ट एक सिक्का तो मिल ही जाए, एक ऑब्जेक्ट तो मिल ही जाए, ये जो करने का तरीका होगा डेट विल बी n-1 CR-1। अब ये कैसे हुआ? तो देखो n ऑब्जेक्ट्स है हमारे पास क्या है? n ऑब्जेक्ट्स है, R लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है, R बेगर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। हम क्या करेंगे, हम पहले ही एटलीस्ट 1 की कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए R लोगों में n ऑब्जेक्ट को एक एक पकड़ा देंगे, एक एक पकड़ा देंगे। तो जो सिक्के बचेंगे मेरे पास, बच्चे जो रियल वाले आइडेंटिकल कॉइन हैं वो कितने बचेंगे? तो आप बोलोगे सर n थे, R मैंने पहले ही लुटा दिए, तो बचे कितने? n-R आइडेंटिकल कॉइन बच गए। ठीक है, अब बेगर्स R हैं, ठीक है, अब तो एक एक दे चुका हूं, अब मैं बेगर्स मेथड से जो बचे हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। तो R हमारे बेगर्स है, तो मैं फेक कॉइन्स कितने इंट्रोड्यूस करूंगा? आप बोलोगे कि सर R-1 इंट्रोड्यूस करूंगा। तो इसको करने का जो वे होगा वो क्या हो जाएगा? देखो n-R इसको जोड़ दो प्लस R-1 अपॉन n-R फैक्टोरियल और R-1 फैक्टोरियल, ये से ये कट गया। ठीक है, यहां पे क्या बचा? यहां पे फैक्टोरियल है, तो n-1 फैक्टोरियल, और इसको क्या लिख सकता हूं? इस n-R फैक्टोरियल को क्या लिख सकता हूं? इसको लिख सकता हूं n-1 और माइनस R-1, तो यहाँ पे R-1 फैक्टोरियल। ठीक है, ये माइनस जाएगा प्लस कट ही जाएगा। इसको और क्या लिख सकता हूं? n-1 CR-1। ठीक है, तो ये हो गया एटलीस्ट के लिए। ये सब भी याद रखने की जरूरत नहीं है, ये किस तरीके से लिखा था बस मैं ये समझा रहा था। ठीक है, याद करने की जरूरत नहीं, सारे क्वेश्चन लॉजिक से ही हो जाएंगे। ओके, तो भाई पढ़ते हैं फाइंडिंग नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन। देखो एक क्वेश्चन तो हमने कर ही लिया आइडेंटिकल वाले पे, अब यहां से भी हम समझेंगे। अब यहां पे क्या है
कि हमारे पास इक्वेशन दी होगी इन मोर देन वन वेरिएबल। अब आपको पता है कि जितने नंबर ऑफ वेरिएबल होते हैं इक्वेशन में, हमें उतनी ही इक्वेशन चाहिए होती है टू सॉल्व देम, बट यहां पर एक ही इक्वेशन होगी। तो क्वेश्चन बस ये पूछेगा कि फाइंड नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन। इंटीग्रल सॉल्यूशन कितने होंगे, रियल सॉल्यूशन नहीं, इंटीग्रल सॉल्यूशन। तो उस केस में हम बेगर्स मेथड अप्लाई करेंगे ऐसे क्वेश्चंस में, और कहीं भी क्वेश्चन में लिखा नहीं होगा, आपको समझना पड़ेगा। तो देखो क्वेश्चन किस प्रकार का दिखेगा। तो क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग। जितने भी अभी पार्ट आएंगे उन सब में नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन निकालने हैं। तो देखो पहला पार्ट क्या कह रहा है, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 इज इक्वल टू 20। 5 वेरिएबल की इक्वेशन है 20 के बराबर है। तो इसको बेगर्स मेथड से कैसे करें सर, तो इस तरीके से करो कि मान लो कि 20 सिक्के हैं आपके पास, 20 रियल आइडेंटिकल कॉइन्स हैं आपके पास, आइडेंटिकल कॉइन्स हैं आपके पास। इसको आपको 5 बेगर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है, 5 बेगर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है, क्योंकि वेरिएबल मेरे पास कितने हैं, 5 हैं। तो यहां पर क्या करना है, क्या लॉजिक समझे कि जितने वेरिएबल हैं उनको हम क्या बना देंगे, बेगर बना देंगे, और जिसके वो बराबर होगा उसको हम बना लेंगे कि इतने मेरे पास सिक्के हैं, इनको इसमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो जितने भी सॉल्यूशन होंगे पॉसिबल वही क्या हो जाएंगे, नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन। ठीक है, तो देखो किस तरीके से होगा, आप देखो 20 रियल आइडेंटिकल कॉइन्स हो जाएंगे, तो 20 हो गए रियल। अब मैं थोड़ा इस तरीके से कर दे रहा हूं, अब 5 वेरिएबल है तो फेक मुझे कितने इंट्रोड्यूस करने पड़ेंगे, तो बोलोगे सर 4। तो डायरेक्टली लिख सकते हैं कि क्या हो जाएगा आंसर, 24 फैक्टोरियल, 20 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल, या फिर इसको ये भी लिखा जा सकता है कि 24C4, 24C4। ये भी हो सकता है ऑप्शन, ये भी हो सकता है ऑप्शन, सॉल्व करके जो आएगा वो भी ऑप्शन हो सकता है। तो देखो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब हम इसी के डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज करेंगे, नथिंग एल्स। ठीक है, तो एक एक पार्ट को ध्यान से देखना, बस ये टॉपिक खत्म है। तो x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 40। तो देखो कितने मेरे पास रियल है कॉइन्स, तो बोलोगे सर 40 है। कितने बेगर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है, 3 में, तो फेक मुझे कितने इंट्रोड्यूस करने पड़ेंगे, तो बोलोगे 2। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, 40। इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा 42 फैक्टोरियल अपॉन 40 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल, या फिर और भी क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 42C2, 42C2। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखो ये क्या कर रहा है, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 50। हाँ, अब देखो आया इनइक्वालिटी। ठीक है, अब इनइक्वालिटी आ गई, तो मतलब बेसिकली अब एटलीस्ट वाली जो हमने कंडीशन पढ़ी थी उसका इस्तेमाल होगा। कैसे, देखो कह रहा है 3 वेरिएबल का इक्वेशन है, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 50, वेयर x या तो 5 है या तो 5 से बड़ा है, y या तो 7 है या 7 से बड़ा है, z या तो 1 है या तो 1 से बड़ा है। तो मतलब एटलीस्ट मेरा x कितना होना चाहिए, कि कम से कम 5 तो होना ही होना चाहिए। या फिर इस तरीके से कह लो कि अगर 50 सिक्कों को बांटा जा रहा है बिटवीन 3 बेगर्स विच आर नेम्ड एक्स वाई जेड, तो x को कम से कम 5 सिक्के तो मिलने ही मिलने हैं, y को 7 सिक्के तो मिलने ही मिलने हैं, और z को 1 सिक्का तो मिलना ही मिलना है। तो जब एटलीस्ट की बात आती है तो जितने सिक्के की वो डिमांड कर रहा है कि कम से कम इतने सिक्के तो देने ही, आप खुद ही दे दो, आप खुद ही उसको उतने डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो फिर इक्वेशन क्या बचेगी, मैं ये x डैश प्लस y डैश प्लस z डैश, देखो क्योंकि भिखारी चेंज हो जाएंगे, क्योंकि वो थोड़े अमीर हो जाएंगे, कुछ पैसे तो उनको मिल जाएंगे। तो 5 सिक्के दे दिए, 50 में से 7 सिक्के भी दे दिए, 7 5 12 1 13 सिक्के दे दिए बच्चों। तो बच कितने गए, 37 सिक्के बच गए। तो जितने सिक्के बचे उतने हमें रियल हैं, वो हमारे रियल सिक्के हैं, और हमें फेक कितने इंट्रोड्यूस करने पड़ेंगे, तो बोलोगे सर 3 भिखारी हैं तो 2 ठो फेक इंट्रोड्यूस कर दीजिए। इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, 39C2, 39C2। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, हो गया आंसर, यही इसका सॉल्यूशन है। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। तो देखो नेक्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 इक्वल टू 20, माने 4 भिखारी 20 सिक्कों को डिस्ट्रीब्यूट करना है। x1 मेरा 0 से बड़ा है, x2 मेरा 1 से बड़ा है, x3 मेरा 2 से बड़ा है, और x4 मेरा 4 से बड़ा है। तो जितने यहाँ पे सिक्के डिस्ट्रीब्यूट करने हैं मिनिमम वो कर दो। तो 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 1 7, 7 प्लस 0 मतलब 7 ही रहेगा। तो ये जो इक्वेशन बनेगी वो ये बन जाएगी। तो ये हो जाएगा बच्चों 13 के बराबर। अब रियल सिक्के कितने हैं, बोलोगे सर 13 है,
फेक मुझे कितने इंट्रोड्यूस करने पड़ेंगे, तो बोलोगे सर 4 बेगर है तो 3 कर दो, आंसर क्या आ जाएगा 16C3, 16C3। ठीक है, देखो इतना आसान है, इतना ज्यादा आसान है, यहां से आपने बता दिया कि इतने नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस पॉसिबल हैं। आगे बढ़ा जाए भाई, तो आगे क्या है पार्ट में। ओके देखो क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग हुआ, 3 वेरिएबल है 15 के बराबर है, x तो मेरा 4 के बराबर है, मतलब 4 से बराबर हो गया तो 4 से बड़ा होगा, मतलब 4 तो सिक्के उसका मिनिमम चाहिए ही चाहिए। यहां पे देखो ये ट्विस्ट है थोड़ी सी कहानी में कि y जो है -3 से बड़ा होना चाहिए, -3 के बराबर भी हो सकता है। तब बोलोगे क्योंकि x y z को हमने भिखारी माना है, ठीक है, उनको हम सिक्के डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो क्या किसी बेगर के पास -3 सिक्के हो सकते हैं? तो तब होंगे सिक्के जब आपने उनको कुछ नहीं दिया पर उनकी कटोरी में से 3 सिक्के चुरा लिए। ठीक है भाई, ये काम तो नहीं करते हो ना, तो भिखारियों की जो कटोरी से y वाले से 3 सिक्के चुरा लिए और z वाले से मैंने क्या किया, 1 सिक्के चुरा लिए, तभी ये -1 है। तो इस केस में क्या होगा कि जब देखो ग्रेटर देन इक्वल टू पॉजिटिव नंबर है, तो मिनिमम वाली कंडीशन सेटिस्फाई कराने के लिए आप क्या करोगे, उतने सिक्के तो पहले ही दे दोगे, पर जब माइनस वाला केस आएगा तो आप इतने सिक्के से ले लोगे, इतने सिक्के इससे आपने ले लिए, तो देखो 4 सिक्के मैंने पहले ही डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, ठीक है, तो ये हो जाएगा 11, पर 3 मैंने इससे ले लिए, 1 मैंने इससे ले लिया, तो फिर से वापस 4 आ गए। तो जो न्यू इक्वेशन बनेगी वो ये बनेगी कि x डैश प्लस y डैश प्लस z डैश इज इक्वल टू 15। ठीक है, ये कंडीशन सेटिस्फाई कराने के बाद अब इसके टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे, तो बोलोगे सर फेक मेरे पास 2 हैं, रियल मेरे पास 15 है, जो आंसर होगा वो हो जाएगा 17C2, खत्म हो गया। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट, P प्लस क्यू प्लस आर प्लस एस इज लेस देन इक्वल टू 12। अच्छा देखो क्वेश्चन और इंटरेस्टिंग हुआ, और इंटरेस्टिंग हुआ, कैसे हुआ, यहां पर जो इक्वेशन ही है वही इनइक्वालिटी में है कि लेस देन इक्वल टू 12 है। मतलब देखो या तो इन 4 भिखारियों में जो कि है P Q R और S, इनमें या तो 12 सिक्के डिस्ट्रीब्यूट होंगे या तो 12 से कम सिक्के डिस्ट्रीब्यूट होंगे, ठीक है, और इनकी खुद में कंडीशन है कि ये सारे के सारे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हैं, मतलब इनमें या तो 0 सिक्के या तो उससे ज्यादा सिक्के, माइनस वाला केस नहीं है यहाँ पे। तब देखो लेस देन इक्वल टू के केस में क्या करते हैं बच्चों, लेस देन इक्वल टू के केस में क्या करते हैं कि हम खुद से एक फेक भिखारी यहाँ पर बिठा देंगे, एक फेक भिखारी यहां पर बिठा देंगे। तो देखो होगा क्या कि ये जो इक्वेशन थी, ये जो लेफ्ट हैंड साइड है, ये या तो 12 के बराबर है या तो 12 से कम है या तो 12 से कम है। तो जब हम एक और एक्स्ट्रा भिखारी बिठाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, 12 के बराबर कर देगा, इसको क्या कर देगा, 12 के बराबर कर देगा। ये वाली जो चीज होती है ये आप कॉलेज में चले जाओगे तो मशीन लर्निंग में पढ़ोगे, जिसको बोलेंगे बायस। बायस, ये जो एक्स्ट्रा मैंने इंट्रोड्यूस किया टू चेंज द इनइक्वालिटी इनटू इक्वालिटी, इसको बायस बोलते हैं। अब ये चीज मैं आपको क्यों बता रहा हूं, बस ऐसे ही थोड़ा भाई आगे मशीन लर्निंग का टेस्ट देने के लिए और थोड़ा अपना भी भौकाल बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो देखो P प्लस क्यू प्लस आर प्लस एस, अब एक मैंने और वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर दिया, मानो कैपिटल N, तो ये कितने के बराबर हो जाएगा, 12 के बराबर हो जाएगा, जहां पर P Q R S और जो मैंने नया इंट्रोड्यूस किया N भिखारी, मतलब जो फेक भिखारी बैठा है वो भी क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब उसके पास भी या तो 0 सिक्के आएंगे या तो एक 0 से ज्यादा सिक्के आएंगे, ठीक है। तो ये हो गया अब इसके बराबर, तो क्वेश्चन में कुछ बचा नहीं, तो रियल सिक्के मेरे पास है, बोलोगे सर 12 है, फेक है मेरे पास कितने, 4, क्योंकि एक मैंने नकली भी तो बिठा रखा है, तो फेक सिक्के मुझे 4 इंट्रोड्यूस करने पड़ेंगे, तो जो आंसर होगा इसका वो हो जाएगा 16C4। ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर। आगे बढ़ा जाए और क्वेश्चंस में ट्विस्ट लाया जाए। देखो यहाँ पे P प्लस क्यू प्लस आर इज लेस देन 15, देखो यहाँ पे इक्वल टू नहीं है, P तो मेरा ग्रेटर देन 0 है, Q मेरा ग्रेटर देन 2 है, R मेरा ग्रेटर देन इक्वल टू -1 है, तो इससे क्या करेंगे, एक सिक्के ले लेंगे, इसको 2 सिक्के पहले ही दे देंगे, पर यहाँ पे लेस देन का सिंबल है, लेस देन का सिंबल है, हम क्या निकाल रहे हैं, नॉन निगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन, इंटीग्रल सॉल्यूशन। तो क्या ये बताओ मुझे, लेस देन 15 है, तो क्या P प्लस क्यू प्लस आर कभी 14.5 के बराबर हो सकता है, हो सकता है क्या। अब हम क्या निकाल लें, नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन निकाल लें, तो P Q और R खुद कभी डेसिमल हो ही नहीं सकते, हमेशा एक इंटीजर वैल्यू होंगे, वो भी पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू, तो इन तीनों को जोड़ के क्या कभी कोई डेसिमल वैल्यू आ सकती है 14.5 जैसी, तो आप बोलोगे सर बिल्कुल भी नहीं आ सकती, तो माने ये कभी 14.5 के बराबर हो ही नहीं सकता।
तो अगर ये 15 से छोटा है और ये सारे के सारे इंटीजर वैल्यू लेते हैं तो ये मिनिमम क्या हो सकता है? तो बोलोगे सर या तो 14 होगा या तो 14 से छोटी कोई वैल्यू होगी, 13, 12, 11 ऐसे। पर 15 से छोटा है तो क्या हो सकता है? सबसे छोटा सबसे बड़ा इंटीजर वैल्यू, तो बोलोगे 14 हो सकता है। ठीक है, अब बाकी कंडीशन क्या है? P is greater than equal to 0, Q is greater than equal to 2 and R is greater than equal to -1। अब देखो लेस देन इक्वल टू है तो अभी हमने सीखा हम क्या करेंगे, एक फेक भिखारी यहां पर बिठा देंगे तो वो दोनों साइड को क्या कर देगा, इक्वल कर देगा। तो यहाँ पे P प्लस Q प्लस R प्लस N इज इक्वल टू 14। ठीक है, P is greater than equal to 0, Q is greater than equal to 2, R is greater than equal to -1 और N is also greater than equal to 0। अब देखो क्या करो, 2 इसको दे दो पहले ही, तो 14 से कितना हो जाएगा 12, इससे एक छीन लो तो इधर जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 13। तो जो न्यू इक्वेशन बनेगी वो कुछ ये बन जाएगी, r डैश प्लस n डैश इज इक्वल टू 13। तो यहाँ पे रियल कितने हो गए सिक्के, बोलोगे सर 13। फेक कितने हो गए, तो बोलोगे 3, क्योंकि यहाँ पे 1 2 3 4 भिखारी हैं। तो जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा 16C3। ये हो गया हमारा आंसर। लास्ट पार्ट करते भाई, x प्लस वाई प्लस जेड इज ग्रेटर देन इक्वल टू 20, जहां पे एक्स वाई जेड ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। 3 भिखारियों को हमको या तो 20 से ज्यादा सिक्के डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, अब देखो यहां पर कहानी क्या होगी, कोई बोल सकता है कि सर यहां पर लेस देन के केस में हमने एक वेरिएबल या भिखारी खुद ही बिठा दिया तो वो बराबर हो गया, तो ग्रेटर देन के केस में माइनस कर दिया जाए तो बराबर हो जाएगा। ठीक है, पर यहां पर देखो क्या हो रहा है, अगर मैं बेगर्स मेथड लगा के चल रहा हूं तो मुझे 20 या 20 से ज्यादा सिक्के 3 भिखारियों में डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। तो भाई अगर मिनिमम की बात करूं कि 20 डिस्ट्रीब्यूट कर दिए ठीक है, बट क्या जब 20 से मैं ग्रेटर में जाऊंगा तो कोई अपर कैप है मेरे पास, कोई अपर कैप है? मान लो मैं बहुत बड़ा करोड़पति अरबपति इनफाइनाइट पैसा रखा हुआ पर्सन हूं, तो मैं इस भिखारी को एक्स वाले को इनफाइनाइट पैसा दे सकता हूं क्योंकि इनइक्वालिटी ऐसा कह रही है। y को इनफाइनाइट पैसा दे सकता हूं और z को भी इनफाइनाइट पैसा दे सकता हूं। तो इस केस में इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, इनफाइनाइट होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आएंगे हमारे। ठीक है, क्योंकि ग्रेटर देन हो गया, लेस देन होता तो हम सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, एक फेक भिखारी बिठा के। तो भाई ये था आपका बेगर्स मेथड, जिससे हमने देख लिया कि आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, एटलीस्ट 1 की कंडीशन तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं इक्वेशंस का हैविंग मोर देन 1 वेरिएबल, जहां इक्वेशन एक ही दिया हो। तो आपको उस टाइम समझ जाना है कि हमको भिखारियों में सिक्का डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो भाई कैसा लगा ये टॉपिक मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, बाकी हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाओ, बाकी अपडेट्स आपको चैनल पे मिली रही है जेईई 2025 से रिलेटेड। जेईई 2026 के भी मेरे जो छात्र हैं उनको ये डिटेल लेक्चर मिल रहे हैं। भाई बस लगे रहो, ऑल द बेस्ट।